वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था के वन लाइनर फैक्ट्स हम देख रहे थे और उसी क्रम में अब आगे चलते हैं। यहाँ देखिए, हमने इस तथ्य तक कवर कर लिया था कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य भारत कब बनता है। 1945 में बनता है और विश्व बैंक की स्थापना भी की जाती है 1945 में। यानी काफ़ी शुरुआती समय से ही भारत जो है वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मेंबर है और सिर्फ सदस्य देशों को ही ऋण प्राप्त हो सकता है, ये भी बात है। तो ये सारी जानकारियाँ इकट्ठी करने के बाद अगले तथ्य को देखते हैं। देखिए, पीवी नरसिम्हा राव हमारे प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, तो इनके शासनकाल में भारत में उदारीकरण का जो पहला चरण है उसको शुरू किया गया था। 1991 में भीषण आर्थिक संकट जो है वो पैदा होता है और उससे निपटने का यही एक तरीका सामने आता है। अगला पॉइंट आपको बता रहा है कि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग, इसकी स्थापना की जाती है 1956 में। स्थापना का वर्ष आपको पता होना चाहिए। गोईपोरिया समिति, अब जितनी भी अर्थशास्त्र से जुड़ी हुई समितियां हैं, विशेष समितियां हैं, वैसे तो बहुत सारी हैं, तो उनका अता पता आपको होना चाहिए, मतलब उनका संबंध किस चीज़ से। तो गोईपोरिया कमेटी जो है, इसका संबंध बैंकिंग सेवा सुधार से था। बैंकिंग सेवा में सुधार लाने के उद्देश्य से इसे बैठाया गया था और इसकी रिकमेंडेशन के आधार पर कुछ कदम उठाए जाते। अगला देखें, ये भी एक कमेटी है, नंजुंदप्पा समिति इसको कहा जाता है और नाम थोड़ा सा अनोखा है, लेकिन ये अध्यक्ष के नाम के आधार पर समितियों का नाम होता है। तो इसका संबंध है रेल भाड़ा से, ठीक है, रेल का जो किराया होता है उससे। रंगराजन समिति ये भुगतान संतुलन पर आधारित है, मतलब उसी के आधार पे ये अपनी रिकमेंडेशन देते हैं। विश्व आर्थिक फोरम, इसके द्वारा वैश्विक स्पर्धात्मक सूचकांक रिपोर्ट को प्रकाशित किया जाता है, ठीक है, ये भी एक तथ्य है। और भारतीय पेटेंट कानून जो है ये 1972 में लागू हुआ था। समय ध्यान दीजिएगा। क्रेता के बाजार के रूप में जाना जाता है और ऐसा कब होता है जहाँ मांग से पूर्ति अधिक होती है, ठीक है। डिमांड और सप्लाई का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सीधा है, उसमें बहुत ज़्यादा माथापच्ची की आवश्यकता नहीं है। मतलब ये है कि डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ानी पड़ेगी, सीधी बात है। लेकिन यहाँ क्या होता है, क्रेता का बाजार जो होता है उसके अंतर्गत मांग से पूर्ति ज़्यादा होती है, ये मामला है, ठीक। जितनी डिमांड नहीं है उससे ज़्यादा वहाँ पर आपूर्ति होती है। इसके बाद देखें, बाजार एक आर्थिक प्रवृत्ति है, सीधी बात है, आर्थिक क्षेत्र है, आप कह सकते हैं, एक बड़ा दायरा है जिसमें कि सामानों को खरीदा बेचा जाता है। तो बाजार एक आर्थिक प्रवृत्ति है जो कि उपभोक्तावाद की ओर रुझान पैदा करती है। जो कस्टमर हैं वही वहाँ पे आएंगे, उपभोक्ता, और वो सामानों को खरीदेंगे, उनका उपभोग करेंगे, सामान अच्छा लगेगा तो दोबारा खरीदने आएंगे, यही बात है। पूर्ति पक्ष, ये अर्थशास्त्र उत्पादन के दृष्टिकोण पर अधिक जोर देता है, ठीक है। पूर्ति पक्ष अर्थशास्त्र ये एक इकोनॉमी की वैरायटी है, ठीक है, अर्थशास्त्र का प्रकार है और ये उत्पादन के दृष्टिकोणों पर अधिक बल देता है। मतलब उत्पादन को हम सिर्फ एक निगाह से नहीं देख सकते, उसको देखने का, उसको करने का अलग अलग तरीका, अलग अलग अप्रोच हो सकता है, इसको ये बताता है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, आइए देखें। तो इसमें कहा गया कि यहाँ देखें आप, सब्जी वाली फसलों के लिए अति अल्पकालिक बाजार के रूप में उपयुक्त होता है, ठीक है। सब्जी वाली फसलों के लिए अति अल्पकालीन बाजार उपयुक्त होता है, अति अल्पकालीन। अब सब्जी की प्रवृत्ति को आप देखिए, सब्जी को खेतों से निकाला गया, मतलब जैसे मान लीजिए भिंडी है, बैगन है, या कोई शाक सब्जी है, पालक इत्यादि है, उसको तोड़ कर लाया गया तो अधिक से अधिक कितने समय तक टिकेगा। अगर रेफ्रिजरेशन का प्रोसेस इसको नहीं मिलता है, सामान्य तौर पे पानी छिड़क के ज़िंदा रखा जाता है, तो वो बहुत समय तक टिकाऊ नहीं होती, उसको कच्चा सौदा कहा जाता है। गांव देहात में लोग कहते हैं कच्चा सौदा है, बिगड़ गया तो फिर अच्छा खासा नुकसान ही उठाना पड़ेगा। तो जैसा सामान है उसी के हिसाब से उसका बाजार है। तो यहाँ अति अल्पकालिक जो बाजार होता है वही इसके लिए ठीक पड़ता है। अगला देखें आप, व्यावसायिक संपत्तियों की न्यासिता का जो सिद्धांत है ये महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। तो इसमें पूछा जा सकता है कि भाई ये जो प्रिंसिपल है ये किसके द्वारा दिया गया था। अगला देखिए, ट्रस्टीशिप की जो अवधारणा है इसको गांधी जी, वही बात है, न्यासिता का सिद्धांत आप कहिए हिंदी में, या फिर ट्रस्टीशिप की जो हाइपोथेसिस है या फिनोमिना है, तो अंग्रेजी हो जाएगी, बात एक ही है। तो ये महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। और ग्लोबलाइजेशन का जो प्रोसेस है, इसका मतलब क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है उसमें बाधाओं को समाप्त किया जाए, लाइसेंसिंग की जो प्रणाली है उसको कठोर न बल्कि लचीला बनाया जाए, ठीक। तो इससे क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। बाहरी जो इन्वेस्टर हैं वो किसी भी देश में जाकर अपना उद्यम लगा सकते हैं, कंपनी लगा सकते हैं और वहाँ से मुनाफा कमा सकते हैं। तो अभी बड़ी बड़ी जो विदेशी कंपनियां हैं वो अपने भारत में डेरा डाले हुए हैं। यहाँ की जो लोकल कंपनियां हैं उनको नुकसान पहुँचता है, लेकिन ये ग्लोबलाइजेशन जो है ये अछूता नहीं छोड़ा है किसी को भी, सबके पास पहुँच गया है। इसके नफ़े भी हैं, नुकसान भी है, नुकसान ज़्यादा है। अब यहाँ आप देख रहे हैं
संपूर्ण विश्व एक गांव है। पिछला लेक्चर आपने देखा होगा तो उसमें ये बताया गया था कि हमारी भारतीय संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम का नारा देती है, ध्येय वाक्य है हमारी संस्कृति का, और उसी को विश्व ने अपनाया है। लेकिन विश्व का खासतौर पे जो पश्चिमी विश्व है, पश्चिमी दुनिया है, तो ये पश्चिमी देशों का नज़रिया एक नंबर का स्वार्थी है। तो वो थोड़ा अपने स्वार्थ को उसमें मिला लेते हैं और वसुधैव कुटुंबकम का जो एकदम पवित्र कॉन्सेप्ट था उसको स्वार्थी बना डालते हैं, और वो बन जाता है विश्व एक गांव है और वैश्वीकरण होना चाहिए। अब वैश्वीकरण में क्या होता है, एक तरफा मुनाफा सोचा जाता है। कायदा तो ये होना चाहिए कि भाई अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है, वाणिज्य है, उसको हम बढ़ावा दे रहे हैं, तो दोनों तरफ फ़ायदा होना चाहिए। यहाँ दोनों तरफ फ़ायदा नहीं होता है, एक तरफ हल्का फ़ायदा होता है, दूसरी तरफ बहुत बेशुमार मुनाफा होता है। तो शोषण अभी भी जारी है, ठीक है। अंग्रेज़ ही सिर्फ शोषण करके नहीं गए, अभी जो विदेशी कंपनियां हैं उसमें सिर्फ अंग्रेज़ नहीं है, बाकी जो अमेरिकी स्थानिक लोग हैं वो भी शामिल हैं, तमाम लोग हैं इसमें, ठीक है। इंग्लिश लोग कहना ये सही नहीं रहेगा क्योंकि इंग्लैंड का वासी है तो वो अंग्रेज़ है। यहाँ सभी यूरोपियों की बात हो रही है, तो वो शोषण तो अभी भी कर रहे हैं, पूर्वी देशों का कर रहे हैं। यहाँ आप देख रहे हैं ये परिवहन और संचार के विकास पर आधारित है। मतलब संपूर्ण विश्व एक गांव है, तो गांव में आने जाने के लिए, अब इतना बड़ा गांव है तो आने जाने के लिए क्या होगा, सामान को लाने ले जाने के लिए संचार और परिवहन जो है वो ठोस होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। तो उस चीज़ की बात की गई कि ये पूरी तरह से परिवहन और संचार के विकास पर आधारित है। संचार प्रणाली पर इसीलिए इतना जोर दिया जा रहा है। आप देख रहे होंगे कम्युनिकेशन और जो टेली कम्युनिकेशन है विशेष तौर पे, उसमें एकदम फोकस सबका है, और ये पिछले 2 दशकों में ज़्यादा बढ़ा है। इंटरनेट जब आया दुनिया में फैला, उसके बाद ये चीज़ें धीमी चल रही थी, लेकिन अब पिछले 20 साल यानी 2 दशक आप कह सकते हैं, इसमें ये रफ्तार बढ़ गई है ना। तो इसका मतलब क्या है, जो वैश्वीकरण की अवधारणा है वो इसी के सहारे तो ट्रेवल करती है। आप सोच कर देखिए, जितनी भी ई-कॉमर्स कंपनियां हैं जिनसे कि आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, कैसे मोबाइल के माध्यम से या टैब के माध्यम से या लैपटॉप के माध्यम से कैसे कर पाते हैं, क्योंकि संचार माध्यम है, और वो संचार माध्यम आपको ये सहूलियत दे रहा है कि आप वहाँ से सामान खरीद सकें, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ भी है। अब इसके बाद देखिए अगले वाले को। अगला पॉइंट ये कह रहा है कि भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में कौन कौन से शहर आते हैं, ध्यान दीजिएगा, आगरा, दिल्ली और जयपुर, ये 3 के नाम आप याद रखिएगा। गुजरात में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो PPP होता है, इसके प्रतिमान के अंतर्गत भारत के प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण किया गया था। तो ये गुजरात में हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। इको मार्ग क्या है, ये बार बार आप देखते हैं हर जगह और पूछा जाता है। तो इको मार्ग जो है ये असल में उन भारतीय उत्पादों को प्राप्त होता है, ध्यान दीजिएगा, उन भारतीय उत्पादों को प्राप्त होता है जो कि इको फ्रेंडली होते हैं। इको मतलब इकोलॉजी से तात्पर्य है, इन्वायरमेंट से तात्पर्य है, तो ये पर्यावरण के लिए अनुकूल होते हैं। 2011 की जो भारत की जनगणना थी, उसके लिए आवर सेंसस आवर फ्यूचर नाम का जो ध्येय वाक्य है, आदर्श वाक्य है, उसको इस्तेमाल किया गया था। ये इसकी थीम थी। अभी जो नई वाली सेंसस के रिकॉर्ड हैं वो जारी नहीं हुए। जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप में एक जगह कालावधि में, यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक जगह कालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को जनसांख्यिकीय संक्रमण कहा जाता है। परिभाषा आपको अर्थशास्त्र में अनिवार्य रूप से पता होनी चाहिए। माल्थस के 2 यहाँ सिद्धांत दे रखे हैं। माल्थस के हिसाब से कहा गया कि जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावकारी उपाय है जन्म नियंत्रण। सही बात है, जो जड़ है उसी को रोकिए ना। जब पैदा होने वालों की संख्या पर कोई लगाम ही नहीं रहेगी तो फिर जो पैदा हो जाएंगे उन्हें तो पालना ही पड़ेगा, है ना। तो यहाँ ये है कि जन्म नियंत्रण के जो उपाय हैं उन्हीं को सशक्त बनाइए, मतलब पैदा होने पर ही पाबंदी लगाइए, उसके बाद फिर समस्याएं जो है वो धीरे धीरे हल हो जाएंगी। माल्थस का जो जनसंख्या सिद्धांत है उसके हिसाब से जनसंख्या में जो वृद्धि होती है वो ज्योमेट्रिकल ऑर्डर में होती है, और ज्योमेट्रिकल ऑर्डर में होती है इसका मतलब है कि उसका एक फिक्स पैटर्न है, इससे ये मालूम होता है। और फिक्स पैटर्न है तो उस समस्या का समाधान किया जा सकता है। उस समस्या का समाधान नहीं ढूंढा जा सकता है जिसमें कि अनिश्चितता होती है। यहाँ ऐसी कोई अनिश्चितता नहीं। अब यहाँ देखिए, भारत में अंग्रेज़ों के समय में जो पहली जनगणना है वो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में की गई थी। तो अंग्रेज़ों के द्वारा ही पहले स्टार्ट किया जाता है, बाद में उसे हम अपना लेते हैं, और ये होना भी चाहिए। भारत की 1/3 से अधिक जो जनसंख्या है वो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार राज्यों में संकेंद्रित है। यहाँ घनत्व की बात नहीं हो रही है, यहाँ आबादी की बात हो रही है। और उत्तर प्रदेश के पास सबसे ज़्यादा है, बेरोजगारी भी उतनी ही चरम सीमा पर है। अब अगले वाले को देखिए, यहाँ पर कहा गया कि भारत में प्रभावी साक्षरता दर की गणना 7 वर्ष की उम्र से ऊपर की जनसंख्या से की जाती है। ठीक है, 7 वर्ष से ऊपर वाली जो आबादी होती है, बच्चे होते हैं और उसके बाद युवा और अन्य वर्ग आते हैं, तो उन सबको इसमें गिना जाता है। जनसंख्या या जनगणना 2011 के हिसाब से भारत की जो सकल प्रजनन दर है, जिसे कि आप TFR कहते हैं, टोटल फर्टिलिटी रेट,
तो वो 2.4 है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ऐसे पॉइंट जो है ना, मतलब फैक्ट या आंकड़े, ये पूछे जाते हैं। शून्य जनसंख्या वृद्धि दर की प्राप्ति हेतु प्रतिस्थापन जनन स्तर प्रत्येक विवाहित जोड़े के लिए 2.1 यानी 2.1 अनुमानित किया गया है। ये एक एस्टिमेट है, एक अनुमान है एक तरह का। नीचे आप देख रहे हैं कि जनसंख्या के पिरामिड में 0 से लेकर यानी जन्म से लेकर 14 वर्ष की आयु समूह की जो आश्रित आबादी है वो हम देख पाते हैं। मतलब ये जो वर्ग है इसको हम आश्रित आबादी के रूप में जानते हैं। मतलब ये किसी न किसी व्यक्ति के ऊपर, वो उनके अभिभावक हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, उसके ऊपर अपनी दैनिक आवश्यकताओं के लिए निर्भर है। ये हमने देखा। और विभिन्न व्यवसायों में, सही बात है, मतलब पैदा होने से लेकर 14 वर्ष की अवस्था तक आमतौर पे आपके पास कोई जॉब तो होती नहीं है। आप अपने माता पिता के ऊपर ही निर्भर होते हैं या जो आपका गार्जियन होता है उसके ऊपर निर्भर होते हैं। अच्छा, यहाँ देखिए, विभिन्न व्यवसायों में कार्यकारी जनसंख्या का वितरण जनसंख्या के व्यवसायिक ढांचे को व्यक्त करता है। ठीक है, कार्यकारी आबादी जो है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन हम देखते हैं वो असल में व्यवसायिक ढांचे का प्रतीक है। ये कार्यकारी आबादी होती है जो कि काम कर सकती है। सबसे ज़्यादा नगरीकृत जो महाद्वीप है, यहाँ कॉन्टिनेंट वाइज देखा जा रहा है, तो कॉन्टिनेंट के रिस्पेक्ट में अगर देखें तो सबसे ज़्यादा नगरीकृत महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है, जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में। जनसंख्या वृद्धि का सर्वाधिक प्रतिशत जिस महाद्वीप के देशों में देखा जाता है वो अफ्रीका है। ठीक है, अफ्रीका पे हमने पीछे भी चर्चा की थी। विश्व की आबादी का लगभग 60% जो है वो एशिया में रहता है और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन हमारे पास। एक अनुमान के हिसाब से विश्व की 70% आबादी यानी 70% आबादी 2050 के निकट, मतलब 2050 के आसपास हम कह सकते हैं, एग्जैक्ट डाटा नहीं है, तो उसके आसपास नगरों में सिमट जाएगी। मतलब नगर जो है ना वो फैलते जा रहे हैं। आप अपने आसपास भी इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं। नगरीकरण जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। हर व्यक्ति जो है वो नगर में रहने का इच्छुक है। ठीक है, खासतौर पे जो ग्रामीण हैं, जो कि गांव में रह रहे हैं, हरे भरे और खुशहाल माहौल में रह रहे हैं, वो भी पलायन करके नगर की ओर भागने के लिए उतावले होते हैं। और ऐसा नहीं है कि वो खुशी में करते हैं, मजबूरियां होती हैं उनकी। पहली चीज़ तो आर्थिक मजबूरी होती है। आर्थिक विपन्नता उन्हें विवश करती है कि वो बाहर जाकर कमाएं, और जब कमाने लगते हैं तो वही जो ऐशो आराम है सीमित पिंजरे में बंद करके, वो उनको मिलने लगता है, तो फिर उसी के अभ्यस्त हो जाते हैं। लेकिन जो प्रकृति के गोद में रहता है ना, मतलब जो ग्रामीण जीवन होता है वो सबसे बेहतर होता है। और भारत गाँवों का देश है, लेकिन आप देख रहे हैं कि गाँव जो है वो तेज़ी से सिकुड़ते जा रहे हैं, और ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं। ये बहुत घातक परिस्थिति है जो कि आगे सबके सामने आएगी। फिर सरकार क्या करेगी? फिर वो टाउनशिप बसाना और एक्सप्रेसवे बनवाना छोड़ के गाँव बसाना शुरू करेगी। ये भी दिन आएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं आगे। यहाँ पर कहा गया, देखिए, कि विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले 10 देशों में एशिया में 6 पाए जाते हैं। माने पूरे दुनिया में 10 ऐसे देश जहाँ पे सबसे ज़्यादा आबादी है, उसमें से 6 अकेले एशिया महाद्वीप में। यहाँ लोगों को पैदा करने का बड़ा शौक है, पालने के बारे में नहीं सोचते हैं कि पालन पोषण, उसे एक अच्छा भविष्य हम दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। पहले पैदा होने चाहिए, 10-5 पैदा होने चाहिए, उसके बाद सोचा जाएगा कि क्या करना है। तो ये एक समस्या है। इसके बाद देखते हैं, यहाँ एशिया महाद्वीप में जनसंख्या घनत्व तो सर्वाधिक है। वो तो होगा ही ना, मतलब आप देख रहे हैं आबादी इतनी ज़्यादा है तो ज़मीन तो कम पड़बे करेगी। और नील नदी की घाटी और जावा द्वीप में उच्च जनसंख्या घनत्व होने का जो प्राथमिक कारण है वो सघन कृषि है। सघन कृषि होती है, खूब ज़मीन का शोषण करके वहाँ से अनाज उपजाया जाता है, तो खाने पीने के लिए बढ़िया मिलेगा, तो लोग तो वहाँ बसेंगे ही और भारी मात्रा में बसेंगे। ये आप ऐसे भी देख सकते हैं, जितनी नदी घाटियाँ हैं वहाँ आबादी का दबाव बहुत ज़्यादा है, अपने भी देश में है। एशिया का सबसे बड़ा नगर जो है वो टोक्यो है, और प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया ये किताब का नाम है, जिसके कि रचनाकार अर्थात लेखक हैं विश्वेश्वरैया, जो कि एक अर्थशास्त्री हैं। और राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन ये 6 अगस्त 1952 को किया गया था। समय आप याद रखिएगा, समय पूछा जा सकता है। प्रधानमंत्री अपने देश के जो भी होते हैं, मतलब जो व्यक्ति उस समय इस पद पे आसीन हो, तो वो राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सदस्य होता है और अध्यक्ष होता है। ठीक है, इसके बाद देखें, वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा, यहाँ देखिएगा, वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। इसमें हमें 2 बातें पता लगती हैं, एक तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, दूसरा 280वां अनुच्छेद वित्त आयोग से जुड़ा हुआ है। हालांकि ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आप पॉलिटी में इसे सबसे शुरुआत में ही पढ़ते। तो अब तक कुल मिलाकर 15 वित्त आयोग बन चुके हैं, और 15वां जो वित्त आयोग था उसके अध्यक्ष का नाम था NK सिंह। ठीक, 15वें वित्त आयोग की जो अवधि है वो 2025 तक है, यानी कम से कम आसपास की जितनी भी परीक्षाएं हैं उसमें यही काम करने वाला है। और 14वां जो वित्त आयोग था उसके अध्यक्ष का नाम था YV रेड्डी।
101वां संविधान संशोधन, जगजाहिर बात है कि ये जीएसटी से जुड़ा हुआ है। संविधान में कुछ नए प्रावधान जोड़े गए, बहुत सारे अप्रत्यक्ष करों को एक साथ बांधकर एक पोटली तैयार की गई और उसे नाम दिया गया गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो ये हमने देखा जुलाई 2017 में ये लागू हो गया। यहाँ आप देखें, स्वच्छ भारत मिशन के क्रियान्वयन के लिए करदाताओं पर 0.5% का स्वच्छ भारत उपकर लगाया जाता है। ये क्या है? ये उपकर है, करों से छोटे साइज का होता है और इसका दायरा भी बहुत कम है, 0.5%। अब देखने में लग रहा है कि ये आधा % जो है ये कितना काम करेगा, लेकिन आप आबादी भी तो देखिए, जितने टैक्स पेयर हैं उन्हीं की आबादी देख लीजिए, अच्छी खासी है। तो ये इतनी ही धनराशि जो है ये पर्याप्त होगी, बशर्ते भ्रष्टाचार बीच में काम न करे। अपने देश में सबसे बड़ी समस्या करप्शन है, ये पूरी मशीनरी को खा जाता है। पैसे की कमी नहीं है अपने देश में, और टैक्स भी इतना ज़्यादा चोरी करने वाले लोग नहीं है। चुराया तो जाता ही है, लेकिन उतना ज़्यादा चोरी नहीं होती है। काला धन और तमाम चीज़ें समस्या हैं, लेकिन असली समस्या है करप्शन। करप्शन की वजह से जो पैसा योजनाओं में लगना चाहिए वो पूरा का पूरा वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता, उसका जो मैक्सिमम हिस्सा है वो बीच में खपत हो जाता है। तो ये एक समस्या है। अब इसके बाद देखें, देश का पूर्ण साक्षर घोषित एकमात्र राज्य है केरल। अब ये उल्लेखनीय होगा कि जो नया सेंसस का डाटा आएगा उसमें साक्षरता की क्या स्थिति अपने देश में है। ये तो हम पहले ही जान चुके हैं कि आबादी में हम सबसे आगे निकल गए हैं, चीन हमसे पीछे छूट गया है। और एक चीज़ और पता लगी है, फैमिली हेल्थ सर्वे के जो अपने समय समय पे रिपोर्ट्स आती रहती हैं, उनसे मालूम हुआ है कि महिलाओं की आबादी पुरुषों से ज़्यादा हो गई है, यानी लिंगानुपात अपने देश में बढ़ गया है। ठीक है, तो ये दो चीज़ जो है हमें समझ में आ गई है, लेकिन अभी साक्षरता वाला मामला जो है वो क्लियर नहीं है। ये पुराना डाटा है, पूर्ण साक्षर घोषित राज्य। इसके बाद, और वैसे भी केरल हमेशा आगे रहता है, नवी मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की स्थापना ये जापान के वित्तीय और तकनीकी सहायता से की जा रही है। तो जापान के सहयोग से ये काम हो रहा है। और केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक क्रियाओं पर सरकार का नियंत्रण होता है। चूँकि केंद्रीय यहाँ पे नियोजन हो रहा है, तो केंद्रीय नियोजन का मतलब क्या है? जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वही इस पर कंट्रोल रखेगी, पैसा रुपया देने का काम उसी के माध्यम से होगा। कुछ और फुटकर तथ्य हैं जिनको देख लेना आवश्यक है, जैसे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में यहाँ 3 डाटा दिया हुआ है। इसका पुराना नाम था गाट, ठीक है, गाट या गेट कहा जाता है, इसे आप जो उच्चारण करें GATT, ठीक है। और इसका मुख्यालय जिनेवा में, इसका बाद में रूपांतरण होता है तो ये WTO के रूप में अभी दुनिया के सामने। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन, इसका मुख्यालय जिनेवा में है। और इसके संदर्भ में यानी WTO के ही संदर्भ में कभी कभी समाचारों में एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स, ग्रीन बॉक्स, इस तरह के शब्द देखने के लिए मिलते हैं। अब ये कौन से बॉक्स होते हैं, इनका पर्पस क्या होता है, इसको हम आगे देखेंगे। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है, ये आप ध्यान दीजिएगा। और अमा घरे LED योजना जो है, अमा घरे यानी अपने घर LED, ये जो योजना है ये ओडिशा की है। तो ऐसी कुछ स्कीम जो कि ऊर्जा से संबंधित हो या आर्थिक क्षेत्र से जुड़ी हुई हों और वर्तमान में भी चल रही हों और काफ़ी चर्चित उस समय रही हों जब ये आई, तो ऐसी स्कीम्स आपको पता होनी चाहिए। खासतौर पे यूपी के रिस्पेक्ट में तो मालूम ही होना चाहिए। अब यहाँ से हमारा पढ़ने का और पढ़ाने का मोड थोड़ा चेंज हो जाएगा। हम कुछ शब्दावलियों को देखेंगे और स्पष्ट रूप से हम कुछ परिभाषाओं को देखेंगे। आप अच्छी तरह जानते हैं, थोड़ा भी अगर आप अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था के विषय में पढ़े होंगे, कि इसमें परिभाषाओं का बड़ा महत्व होता है। परिभाषाओं के आधार पे किसी भी तथ्य की, कोई भी इकोनॉमी से जुड़ा हुआ टर्म है, उसकी परिभाषा जब तक आप सही तरीके से नहीं जानते हैं, आप उससे संबंधित प्रश्न गलत करके आएंगे, ये गारंटी है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, परिभाषाओं को आपको ध्यान से देखना चाहिए। पहला है इनफॉर्मल सेक्टर एंटरप्राइजेस, ठीक है, इनफॉर्मल सेक्टर एंटरप्राइजेस यानी अनौपचारिक या असंगठित क्षेत्र के उद्यम। अब ये होते क्या हैं? तो ये वो चीज़ होते हैं या वैसी एंटरप्राइजेज होती हैं, उद्यम होते हैं जो कि निजी क्षेत्र में मजदूरी करने वाले श्रमिकों की संख्या को धारण करते हैं, लेकिन इसमें मजदूरी पाने वाले जो पाएंगे वही करेंगे। तो मजदूरी करने वाले श्रमिकों की संख्या सामान्यतः 10 से ज़्यादा इसमें नहीं होती है। ये होते हैं छोटे आकार के, और इसमें जो श्रमिक होते हैं वो 10 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। ये एक गिनती है जो कि आपको मालूम होनी चाहिए। इसके बाद इनविजिबल्स हैं यानी अदृश्य मदें। अब अदृश्य मदों में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए। देखिए, भुगतान संतुलन के चालू घाटे की मदें, माफ़ कीजिएगा, चालू खाते की मदें, भुगतान संतुलन के लिए जो चालू खाते की मदें हैं जिसमें कि दिखाई देने वाली दृश्य वस्तुएं नहीं होती हैं। सीधी बात है, अदृश्य मदें हैं यानी इन्हें हम प्रत्यक्ष तौर पे सामने से नहीं देख पाते हैं, लेकिन ये अप्लाई होती हैं। और अदृश्य मदें मुख्यतः वो सेवाएं होती हैं, जैसे कि आप उदाहरण के तौर पे देखें, पर्यटन है, जहाजरानी है,
वायु परिवहन है, बीमा बैंकिंग सेवा है, वित्तीय सेवाएं जितनी भी हैं वो सब अदृश्य मदों में आती हैं। तो इस वाले कॉन्सेप्ट में आपको सिर्फ इतना जानना है कि अदृश्य मदों में कौन कौन सी सेवाएं शामिल होती हैं, और इन्हीं अदृश्य मदों में हम विदेशों से प्राप्त होने वाले जो उपहार हैं उनको भी डालते हैं। कोई भी लेन देन जो बाहरी हो रहा है, बाहर से पैसा आ रहा है, वो सब भी अदृश्य मदों में ही शामिल होता है। इसके अलावा धन का निजी खाते पर अंतरण वो भी इसमें आता है। सरकारी अनुदान जो है वो भी इनविजिबल्स में ही शामिल होता है। साथ में ब्याज, लाभ, लाभांश, ये सब कुछ जो है ये अदृश्य मदों के अंतर्गत आते हैं। तो ये पूरा आपको पता होना चाहिए। इसके बाद नंबर आता है डिवैल्यूएशन यानी अवमूल्यन का। अब अवमूल्यन शब्द का मतलब इकोनॉमी के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो क्या चीज़ है? विनिमय दर में गिरावट, ठीक है, विनिमय दर जो है उसमें गिरावट आ रही है और उसके कारण विदेशी मुद्राओं की इकाइयों के रूप में आंतरिक मुद्रा जो है उसकी कीमत को कम कर दिया जाता है, ठीक। और यही जो प्रक्रिया है इसको कहा जाता है मुद्रा का अवमूल्यन। अगला जो कॉन्सेप्ट है उसको देख लीजिए, परिभाषा है अवसर लागत, ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये किसी कार्य या मूल्यमान के संदर्भ में परिभाषित की जाती है और अस्वीकार किए गए विकल्प के मूल्य के समान होती है, ठीक है। यहाँ जो विकल्प का मूल्य होता है उसके समान होती है और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कार्य या मूल्यमान है उसी के संदर्भ में इसको हम परिभाषित कर सकते हैं। तो ये एक तुलनात्मक चीज़ है। आकस्मिक दिहाड़ी मजदूर कौन से होते हैं? तो कैजुअल वेज लेबरर्स जो है, इनका कॉन्सेप्ट यहाँ देखिएगा। अन्य लोगों के खेतों या उपक्रमों में दैनिक दिहाड़ी के लिए काम करने वाले व्यक्ति होते हैं। रोज इन्हें मेहनताना मिलता है और रोज ये खटते हैं, खेतों में काम करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, और अधिकतर इनका शोषण होता है। इंटीग्रेशन ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी यानी आंतरिक अर्थव्यवस्था का एकीकरण। अब ये एकीकरण कैसा होता है? देखिए, सरकारी नीतियों के द्वारा अन्य देशों के साथ स्वतंत्र व्यापार और निवेश में वृद्धि, जिससे कि आंतरिक अर्थव्यवस्था और अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ कुशलता और पारस्परिक निर्भरता सहित आपस में तालमेल बैठ सके, यानी उन्हें जोड़ा जा सके। हमारी जो अपनी इकोनॉमी है कि हर देश की अपनी एक आर्थिक स्थिति होती है, अपना एक आर्थिक ढांचा होता है, तो बाहरी अर्थव्यवस्थाओं के साथ इंटरेक्शन होना ही है। पीछे हमने देखा था कि वैश्वीकरण का कॉन्सेप्ट ही यही है। तो ऐसी स्थिति में तालमेल जो है वो एक अच्छे ढंग से जुड़ सके, कुशलता हो और पारस्परिक निर्भरता जो है वो कायदे की हो, उसी को तय करना ये एकीकरण में आता है। इसमें आंतरिक अर्थव्यवस्था का एकीकरण जो है इसको किया जाता है। अब आगे आप देख रहे हैं आयात प्रतिस्थापन को, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन इसको कहा जाता है। तो सरकार की आर्थिक विकास की ऐसी नीति जिसमें कि आयात की जा रही वस्तुओं का स्थान देश की स्वनिर्मित वस्तुएं ले लेती है। और इससे अच्छा क्या हो सकता है? बाहर से हम कुछ मंगा रहे हैं विदेशी सामान और वो सामान हमारे घर में यानी हमारे देश में ही बनने लगे तो हमें कम कीमत पे प्राप्त होगा। हालांकि ऐसा हमेशा नहीं होता है, कई बार बाहर से आने वाली चीज़ें जो हैं वो सस्ती पड़ती हैं और अपने देश में बनी रहती हैं तो वो महंगी पड़ती हैं, अक्सर हम देखते हैं ऐसा। लेकिन फिर भी जो स्वदेशी माल है उसका एक अच्छी मात्रा में उत्पादन ये आयात प्रतिस्थापन की श्रेणी में आता है। जब वो सामान हम अपने घर में बनाने लगेंगे, अपने देश में बनाने लगेंगे, तो हम बाहर से क्यों मंगवाएंगे। इसके साथ आप देख रहे हैं कि इसी नीति के ध्येय की प्राप्ति के लिए आंतरिक उद्योगों को आत्मनिर्भरता की प्राप्ति और रोजगार संवर्धन के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। अब जैसे जितने इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान होते हैं, खिलौना उद्योग होता है इस तरह, या फिर जितने कंप्यूटर से संबंधित कल पुर्जे होते हैं, इनमें आप देखते हैं कि चाइना का एक बड़ा अच्छा रोल होता है। मतलब ज़्यादातर में मेड इन चाइना लिखा रहता है। यहाँ तक कि जो आप स्मार्टफोन यूज़ करते हैं उसके भी जो अधिकतर पार्ट्स हैं वो चाइना में बनकर आते हैं। तो ये सारा जो कॉन्सेप्ट है ना, ये सब आपस में जुड़ा हुआ है। हम अपने देश में बना तो लेंगे, लेकिन समस्या ये है कि लागत ज़्यादा हो गई तो फिर वो चीज़ महंगी हो जाएगी। तो जो सस्ते भाव में मिल रहा है उसको मंगा के यहाँ क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है और जोड़कर बेच दिया जाता है। तो ये भी एक खेल बीच में चलता रहता है। इसके बाद आप टैरिफ को देखिएगा, यानी आयात शुल्क। तो आयात कर पर वह, यहाँ देखिए, आयात कर वह कर है जो कि प्रति इकाई या मूल्यानुसार निर्धारित होता है। कुल मिलाकर जो इम्पोर्ट होता है उस पर ये आरोपित होता है। जब आयात शुल्क है तो आयात शुल्क के लिए बाधाएं भी हैं, यानी टैरिफ बैरियर्स हैं। तो सरकार के द्वारा जो आयात पर लगाया गया कर होता है ये असल में क्या करता है, आयात को रोकने का काम करता है, महंगा करता है और उसके बाद इसे कम लोग मंगाना चाहेंगे। मतलब इंपोर्ट ड्यूटी जो है या टैरिफ जो है उसमें बैरियर अगर लगाया जाए तो इसका मतलब क्या है कि जो टैक्स की मात्रा है उसको हम बढ़ा रहे हैं। तो जब कोई चीज़ महंगी पड़ेगी तो कोई क्यों मंगाएगा, है ना। तो ये एक तरह से बाध्यता होती है। आयात लाइसेंस यानी इंपोर्ट लाइसेंसिंग। तो किसी देश में वस्तु की आयात को सरकार, यहाँ देखिएगा, वस्तु की आयात की सरकार से मिलने वाली अनुमति को कहा जाता है आयात लाइसेंस। ऐसा नहीं है कि बाहर से कुछ भी मंगा दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परमिशन होगी तो ही मंगा सकते हैं।
इसके बाद है प्रोडक्टिविटी, कॉलोनिज्म और साथ में कंज्यूमशन बास्केट। ये 3 चीज़ें हम देखेंगे। तो प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है? श्रम या पूंजी की दक्षता में वृद्धि, जिससे कि उसकी उत्पादकता में भी वृद्धि होती। सीधी बात है, अगर दक्षता बढ़ेगी तो जो प्रोडक्टिविटी है वो अपने आप बढ़ जाएगी। ये एकदम सीधा कॉन्सेप्ट है। तो ये शब्द प्रायः श्रम की आगत उत्पादकता के संदर्भ में इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ बात हो रही है प्रोडक्टिविटी की। उपनिवेशवाद को देख लीजिए। ये तो आप जानते ही हैं कि मतलब कोई भी देश जो है, अगर किसी दूसरे देश को अपना उपनिवेश समझ रहा है या किसी क्षेत्र को अपना उपनिवेश समझ रहा है, तो वो निश्चित तौर पर वहाँ से एक्सप्लोटेशन यानी शोषण करेगा। और ये शोषण की ही पूरी विचारधारा पर आधारित कॉन्सेप्ट है। इसमें युद्ध के विषय या किसी बाहरी विधियों का प्रयोग करके किसी दूसरे देश को अधीन बनाना, गुलाम बनाने जैसी बात है। ठीक है, सीधे तौर पे ये नहीं कहते हैं कि हमने गुलाम बनाया है, लेकिन असल में ये गुलामी ही है। और दूसरा जो राष्ट्र होता है जो कि गुलाम बन रहा होता है, वो इतना सक्षम नहीं होता है, चाहे इतना जागरूक नहीं होता है कि वो विरोध कर सके। जैसे अपने देश में था, सक्षम तो हम लोग थे ही, लेकिन ज़्यादातर लोग जागरूक नहीं थे। जब जागृत होते हैं तो अंग्रेज़ों को भागना पड़ता है, या जितने भी यूरोपीय हैं उन्हें भागना पड़ता है। तो उपनिवेशवाद जो है एक घातक चीज़ है। इससे दुनिया भर में असंतुलन और असंतोष व्याप्त होता है। अब इस प्रकार से अपने देश की सीमा से बाहर अन्य राष्ट्रों के राजनीतिक और आर्थिक जीवन पर नियंत्रण कर लिया जाए तो उसको हम उपनिवेशवाद की श्रेणी में डालते हैं। और इसका जो कॉन्सेप्ट है वो अधीनस्थ राष्ट्रों के शोषण पर आधारित है। ठीक, ये हमने देखा। उपभोग समुच्चय को देख लीजिए, कंज्यूमशन बास्केट। किसी परिवार के द्वारा उपयुक्त वस्तुओं और सेवाओं का समूह जिसका प्रयोग जनता के उपभोग के स्वरूप का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है, उसको हम कहते हैं उपभोग समुच्चय। मतलब हम पूरे देश की आबादी का जो उपभोग स्तर है या उपभोग की जो प्रवृत्ति है उसको नहीं जान सकते, है ना। तो ऐसे में हम कुछ परिवारों को आधार बनाते हैं अलग अलग श्रेणियों में, और ये देखते हैं कि वो दैनिक स्तर पर कौन कौन से सामानों का इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सी सेवाएं उनको मिल रही हैं, कौन सी नहीं मिल रही हैं, और उनका जो डेली खर्च है वो कितना है। तो इन सब चीज़ों को हम एक सैंपल के तौर पे उसमें से एक परिवार उठा लेते हैं और वहाँ से जानने की कोशिश करते हैं। तो इसी को कहा जाता है कंज्यूमशन बास्केट, और सांख्यिकीय संस्थान इसका निर्धारण करता है, ये ध्यान दीजिएगा। और भारत में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सांख्यिकीय सर्वेक्षण संगठन जो है ये उपभोग समुच्चय में 19 वस्तुओं को शामिल करता है, और उसमें से कुछ के नाम यहाँ दिए हुए हैं, जैसे कि अनाज है, दालें हैं, दूध से बनी चीज़ें हैं मतलब प्रोटीन इत्यादि, और खाद्य तेल है, सब्जियां हैं, वस्त्र है, मतलब जो बेसिक आवश्यकताएं हैं। इसे आप मोटे तौर पे रोटी कपड़ा कह सकते हैं। मकान इसमें शामिल नहीं है। और 19 चीज़ें हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं, लेकिन जो मुख्य हैं उन्हें हमने देखा। अब इसके बाद उद्यम और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, इस तरह की बहुत सारी परिभाषाएं हैं जिन्हें कि हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। इसमें इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।